Okay, good evening, students. Good evening, Ragini. Good evening, Shivaji. Good evening. Okay, good evening, students. Good evening, all the students. Hare, Sumuk, Umesh, Smita, Manali, and all the other students. Good evening. आज अपन सबसे पहले म्यूनिसिपल एक्ट्स का पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अपन ने कल म्यूनिसिपल एक्ट्स को 73rd अमेंडमेंट के इम्पोर्टेंस में पढ़ा, तो आज अपन उसको एक बार रिवाइज करके आज अपन 74th अमेंडमेंट के क्या हाइलाइट्स है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि म्यूनिसिपल एक्ट्स में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब अपन को गो थ्रू करना है। तो कल अपन ने 73rd किया था एंड आज अपन 74th अमेंडमेंट करेंगे एंड उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, so hopefully audio video no issues, student, anyone can reply. नहीं सलमान, एमएमसी एक्ट नहीं यहाँ कवर होने वाला है, क्योंकि बेसिकली यहाँ अपन को मुझे जितना बताया गया है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम के लिए। ओके सलमान, मीन्स इम्पोर्टेंट वही एस्पेक्ट है, और फिर भी अगर आपका ये एमएमसी से रिलेटेड इशू है तो ये अपन शायद होपफुली निकिता मैम से आप इससे रिलेटेड बात करिए एंड मैं भी उनको बता दूंगी इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेरी है, बिकॉज अगर सपोज ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है तो फिर निकिता मैम वो आपका कवर करवाएंगे। ओके, सो यस बच्चों, अपन ने इको सेंसिटिव जोन्स कंप्लीट किया था एंड यस यहाँ मुझे एकदम से याद आया, सलमान शेख ने कल एक क्वेश्चन पूछा था इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड कि क्या हर एक सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन होता है क्या। तो इससे रिलेटेड मैं एक नॉलेज आपको देना चाहूंगी सलमान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के पास होता है, दैट इज अपन ने जो मिनिस्ट्री देखी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ओके, बेसिकली इको सेंसिटिव जोन्स को स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पर्टिकुलर सेंचुरी, नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करवाना है तो वो प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ओके, सो यहाँ एक इम्पोर्टेंट अभी जो एक रिसेंट इशू है इनफैक्ट कि स्टेट गवर्नमेंट आजकल प्रेफर कम करती है कि उनके पर्टिकुलर सेंचुरी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करवाना। क्यों? तो इसके पीछे ऐसा रीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जितने एरिया को अगर हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते रहेंगे तो इनडायरेक्टली स्टेट वो पर्टिकुलर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि अपन ने देखा था इको सेंसिटिव जोन्स में बहुत सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती है, परमिटेड नहीं रहती है एंड देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि भाई बहुत से इनफैक्ट ये बहुत से सेंचुरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इवन 0 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का भी प्रपोजल डाला था। 0 किलोमीटर यानी कि बस वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तुम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करो, उसके आजू बाजू के एरिया को इन्वॉल्व ही मत करो उसके अंदर। तो जब ऐसे कोई स्टेट गवर्नमेंट ने 0 इको सेंसिटिव जोन के लिए प्रपोज किया था तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आए थे कि ऐसा 0 इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करके फायदा क्या है। मीन्स बस तुम उतने से एरिया को डिक्लेयर करवा रहे हो एंड उसके आजू बाजू एरिया में सब एक्टिविटीज अलाउ कर रहे हो, तो बेसिकली इससे वाइल्ड लाइफ का कैसे प्रोटेक्शन किया जाएगा एंड देयरफॉर ये अपोज किया है। बट आजकल की स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज ये ही प्रेफर करती है कि मिनिमल इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर किए जाए ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाए। बट ये जो स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन है
वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बट इसको हमेशा जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होते हैं उसको वो अपोज करते हैं, बिकॉज वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना ये होता है कि अगर तुम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर नहीं करोगे तो एक्टिविटीज रेगुलेट प्रोहिबिट नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपना जो वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट है वो डेंजर में जाएगा। ओके, सो नो डाउट यस, हर एक सेंचुरी वी कांट से कि भाई इको सेंसिटिव जोन होती है, जबकि होना चाहिए, बिकॉज अगर वो सेंचुरी के आजू बाजू के एरिया को तुम ESZ करके नहीं डिक्लेयर करोगे तो उनको 100% प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, बट स्टेट गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट को देखते हुए अवॉइड करता है। ठीक है, सो होपफुली सलमान आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला यहाँ। यस सलमान, आपका एक रिप्लाई दे दीजिए। एंड इसके अलावा आपने कुछ एक और एक आपका इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन था, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क का डिफरेंस, तो वो आपको होपफुली समझ में आ गया है कि वाइल्ड लाइफ बेसिकली सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए होती है, जिसमें बर्ड्स रेप्टाइल्स आते हैं, बट नेशनल पार्क उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट है, यानी कि इसमें फ्लोरा फौना के अलावा बाकी बहुत सी चीजें प्रोटेक्ट की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर एरिया इज फेमस फॉर इट्स रिवर, ओके, तो ये भी प्रोटेक्टेड एरिया हो गया वो पर्टिकुलर स्टेट का। ठीक है, तो एस्पेक्ट नेशनल पार्क्स में ज्यादा है। सो यहाँ एक और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ आई थिंक सीसी रोड, किसी ने पूछा कि कल का एक क्वेश्चन कुछ मिस हो गया था कि सीसी रोड, तो बेसिकली जो भी रोड का एस्पेक्ट होता है ना वो रेगुलेटेड एक्टिविटीज में आता है। जैसे अपन ने देखा था ना, वाइडनिंग ऑफ रोड्स अलाउड आपको हो सकता है, बट का जब आप उसकी परमिशन लोगे, तो वो रोड्स के जितने भी एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें ही आते हैं। ओके, एंड यस बच्चों, यहाँ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन से रिलेटेड एक और एक बस जीके के लिए याद रखना दैट शायद सबने सुना हो नेशनल चंबाल सेंचुरी। ओके, तो ये जो नेशनल चंबाल सेंचुरी है इसको बेसिकली ट्राई स्टेट सेंचुरी बोला जाता है, ट्राई स्टेट सेंचुरी, और ये सेंचुरी को एट प्रेजेंट अभी इको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर किया है। ओके, तो सब लोग अपने नॉलेज के लिए ये चीज याद रखना, इसको ट्राई स्टेट सेंचुरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो चंबाल सेंचुरी है ये 3 स्टेट्स को अक्रॉस करते हुए है। गेटिंग इट? उसके जैसे कि उसके 3 स्टेट्स है, आई थिंक, एक मिनट इसको नोट डाउन करके रखना बच्चों, कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका जीके का भी पॉइंट हो सकता है कि रिसेंटली दैट आई विल राइट द नेम आल्सो सो दैट नोट डाउन करें, आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। यस, नेशनल चंबाल सेंचुरी, शायद बहुत से लोगों को पता है, इसको ट्राई स्टेट सेंचुरी भी बोला जाता है। एंड यस, व्हाई? बिकॉज इट इज लोकेटेड अक्रॉस द 3 स्टेट्स दैट इज MP, UP एंड राजस्थान। ये 3 स्टेट्स को अटैच करते हुए ये सेंचुरी है, ये 3 एरियाज को लोकेटेड है। ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए ट्राई स्टेट सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप याद रखना MP, देन UP, देन थर्ड वन इज राजस्थान। ये 3 स्टेट्स को अटैच होते हुए आती है ये। ठीक है, सो यस, यहाँ अपना जो भी होपफुली जितनी भी क्वेरीज थी वो क्लियर होती है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, म्युनिसिपल एक्ट्स को एक बार बच्चों रिवाइज करते हैं। PPT होपफुली सबको दिख रही है। यस, म्युनिसिपल एक्ट्स, म्युनिसिपल एक्ट्स जो बेसिकली मैंने आपको बताया अपन को 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लाइट में पढ़ना है। अब इसका मीनिंग अपन को ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था उसके वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ म्युनिसिपल एक्ट्स के ऊपर। अब म्युनिसिपल एक्ट स्टेट जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है, तो स्टेट को पावर दिया जाता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि म्युनिसिपल एक्ट से रिलेटेड जो भी उनको लॉज बनाना है वो खुद बना सकते हैं। सेंटर बनाएगा क्या हर एक स्टेट के लिए? नहीं, हर एक स्टेट खुद के लिए बनाएगी। ठीक है, सो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कुछ चीजें कंपल्सरी करी हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और वो क्या थी? तो बेसिकली 73rd अमेंडमेंट अपन ने देखा कि इंट्रोड्यूस करी पंचायती राज सिस्टम। ओके,
पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसने इंट्रोड्यूस करा एंड पंचायती राज को, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रिकॉग्निशन मिला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पंचायत आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब 73rd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने देखा पार्ट 9, जिसमें बेसिकली कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं, आर्टिकल नंबर्स 243 से लेके 243O। ये एक द पंचायत नाम ये हेड के नीचे ये पार्ट 9 को कवर किया। ठीक है, क्या है हेडिंग, द पंचायत। फिर ये पार्ट के अलावा एक शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जो कि है 11th शेड्यूल। अब 11th शेड्यूल में क्या दिए हैं, तो 11th शेड्यूल में बेसिकली पंचायत के क्या क्या पावर्स रहेंगे, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड उनके क्या क्या फंक्शंस है, इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के मैंने पॉइंट्स यहां डाले हैं, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, मार्केट, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब की प्रोविजन करना, तो ये है पंचायत के पावर्स। ओके, देन 3 टायर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ कब, 73rd अमेंडमेंट के बाद। ओके, जिसमें सबसे पहला था विलेज पंचायत जो होते हैं विलेज लेवल पे, नेक्स्ट है पंचायत समिति जो होते हैं ब्लॉक लेवल पे, एंड तीसरा है जिला परिषद और पंचायत जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर 73rd अमेंडमेंट का ये था कि जितने भी सीट्स ये सब पंचायत में थी, तो ये सब पंचायत की सीट्स एट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। ग्राम सभा डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ये सब वैकेंसीज, ये सब सीट्स भरी जाती थी। ओके, यानी बेसिकली जो बच्चों अपन बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक का कंसेप्ट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये अब अचीव हो रहा है क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी जा रही है। उसके बाद अपन ने देखा पहले इलेक्शंस का टेन्योर कुछ फिक्स नहीं था, ठीक है, बट ये अमेंडमेंट ने कंपलसरी करा कि हर 5 साल में पंचायत के इलेक्शंस होना चाहिए एंड ये इलेक्शंस कब होना चाहिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लोकल बॉडी। ओके, एंड और एक पॉइंट बताया दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। जो भी तारीख को, अब बहुत से बार डिसॉल्व हो जाती है ना, तो जो भी तारीख को डिसॉल्व हो जाती है पंचायत, तो उसके विदिन 6 months आपने वो पर्टिकुलर इलेक्शंस हेल्ड करना चाहिए। ओके, सो 5 years का क्राइटेरिया। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इंट्रोड्यूस किए गए फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ विमेन फॉर विमेन ऑफ 1/3 सीट्स विमेन के लिए। यहाँ आई थिंक प्रदीप ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा था कि या किसी और ने पूछा हो कि 50% सीट्स अभी हुए हैं क्या, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिनिमम 1/3 का क्राइटेरिया डाला है। ठीक है, कितना डाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट शुड बी रिजर्व फॉर विमेन। बट अगर तुम ये आर्टिकल के नेक्स्ट क्लॉज को पढ़ोगी तो उसमें ये चीज बताई है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर सपोज ये रिजर्वेशन के प्रपोर्शन को बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देके रखा है। ओके, बट अमेंडमेंट ने कितना बोला है, सिर्फ 1/3 का मिनिमम क्राइटेरिया 1/3 का ही लगाया है। बट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ पावर कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके स्टेट गवर्नमेंट पे उनको ये रिजर्वेशन को बढ़ाना है तो वो कर सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली आई थिंक अप्रोक्स 10 स्टेट्स ऐसे हैं एट प्रेजेंट जिन्होंने ये रिजर्वेशन को 50% किया है फॉर विमेन। बट क्या सब स्टेट्स ने किया, क्या नहीं। और ये जो 1/3 से 50% पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थिंक 2019 वगैरह की है कि जिसने एक अमेंडमेंट डाली है, प्रपोजल डाला है, बट वो प्रपोजल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सो अभी मिनिमम कितना है, 1/3 है। बट कुछ 10 स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश एंड इसके अलावा आई थिंक आसाम, बिहार, तो ये कुछ 10 स्टेट्स हैं कि जहां 50% अब उन्होंने कर दिया है। ओके, अब उसमें भी 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने
50% बोथ पंचायत में भी किया है, 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन एंड 50% रिजर्वेशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज में भी किया है। और वो 3 स्टेट्स लगे तो नोट डाउन करके रखना बच्चों। महाराष्ट्र, किसी के भी पास अगर कुछ भी बुक पेन है तो नोट डाउन करो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला एंड त्रिपुरा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन बोथ पंचायत लेवल पे भी एंड म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे भी किया है। एंड जो बचे हुए मैंने आपको 6-7 स्टेट्स के नाम बताए तो उन्होंने 50% सिर्फ पंचायत पे किया है, म्यूनिसिपैलिटी पे उन्होंने 1/3 ही चलने दिया है। ओके, सो आपके यस, तो रिजर्वेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो वैसे आप क्या लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने विमेन के लिए कितना रिजर्वेशन करा, तो 1/3 आपको ऑप्ट करना है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन, 73rd अमेंडमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, तो पंचायत के ऊपर डायरेक्शन देना, पंचायत को कंट्रोल करना एंड इनके पूरे वर्क को सुपरिंटेंड करना। ये किसका काम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट देखा स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये दोनों बॉडीज बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 73rd अमेंडमेंट से आई है। स्टेट फाइनेंस कमीशन अगेन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है, जैसे उसका नाम खुद बोल रहा है, टू रिव्यू द फाइनेंस मैटर्स ऑफ द पंचायत। ओके, पंचायत के जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसको ये रिव्यू करता है, देखता है। सो दिस आर दी हाइलाइट्स ऑफ पंचायत, आई मीन 73rd अमेंडमेंट। एक बार मैं चेक सेक्शन में जाती हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन बच्चों यहां तक, और शुड आई कंटिन्यू? होपफुली नहीं है, सब कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, जिसका भी 5 इयर्स तक जिसने भी पूछा था रिजर्वेशन का 50% का, उनको समझ में आ गया। ओके, सो बच्चों अब जितने भी बच्चों को 73rd आई मीन सबको समझ ही गया, तो सेम ऑलमोस्ट पॉइंट चले 74th अमेंडमेंट के लिए। सिर्फ फर्क ये है 73rd अमेंडमेंट ने किसको एड्रेस किया, रूरल गवर्नमेंट, और 74th अमेंडमेंट ने किसको एड्रेस किया, अर्बन गवर्नमेंट। ओके, 1 मिनट, यस। सो 73rd अमेंडमेंट ने रूरल लोकल बॉडीज लाई पंचायत के नाम से, और 74th अमेंडमेंट ने अर्बन लोकल बॉडीज लाई म्यूनिसिपैलिटीज के नाम पे। ठीक है, देखो नया पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 9A। कंपैरेटिव स्टडी करना तो पॉइंट्स याद रहेंगे। 73rd अमेंडमेंट ने कौन सा लाया, पार्ट 9। 74th अमेंडमेंट ने कौन सा लाया, पार्ट 9A। 73rd अमेंडमेंट के आर्टिकल्स थे 243 से लेके 243O। अब O के बाद क्या था, P, तो यहाँ 243P से लेके 243ZG। ठीक है, वहां ये पार्ट का नाम क्या था, द पंचायत। यहाँ ये पार्ट का नाम क्या है, द म्यूनिसिपैलिटीज। वहां 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, यहाँ 12th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। 11th शेड्यूल बताता था पंचायत के पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, फंक्शंस, और यहाँ 12th शेड्यूल बताता है कि एक म्यूनिसिपैलिटी के पावर्स क्या है, अथॉरिटीज क्या है, पावर्स एंड अथॉरिटीज, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें कुछ मेंशन करे मैंने, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विसेज एक्सेट्रा। बहुत बड़ी लिस्ट है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो 12th शेड्यूल में। अब 73rd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया रूरल लोकल बॉडीज को। ठीक है, 74th अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया अर्बन लोकल बॉडीज को, यानी कि बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज को। यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज को 3 टाइप्स में डिवाइड करा। 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज मेंशन इन दी 74th अमेंडमेंट आर एज फॉलोज। बट यस, ये तीनों जो डिवीजन होते हैं ये डिपेंड करता है वो एरिया की पॉपुलेशन कितनी है एंड वो एरिया का विड्थ कितना है। यानी कि
देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर अर्बन एरिया का पॉपुलेशन कितना है, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि वहां महानगर पालिका रहेंगी, नगर पालिका रहेंगी या नगर पंचायत रहेगा। ओके, 3 बॉडीज नाम याद रखना, नगर पंचायत और सिटी काउंसिल, नगर पालिका और म्यूनिसिपल काउंसिल, महानगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये जो महानगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये बेसिकली लार्जर अर्बन एरिया के होता है, जितने भी एरियाज लार्जर है। अब लार्जर की डेफिनेशन क्या है, तो बच्चों वो क्लियरली मेंशन किया जाता है एक्ट में कि इतने इतने पॉपुलेशन से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है। तो वैसे ही इतने रेंज में जो पॉपुलेशन है तो वो महानगर पालिका वो पर्टिकुलर अर्बन एरिया में सेटअप होगा। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन का पार्ट अगर आप अमेंडमेंट को और गो थ्रू करोगे प्रोविजंस तो आपको वहां मिल जाएगा। सिर्फ अभी आपको यहाँ याद रखना है, लार्जर अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, स्मॉलर अर्बन एरिया में महानगर म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका होते हैं। ठीक है, एंड एरिया विच आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जिसमें रूरल एंड अर्बन फंक्शंस मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, जो बेसिकली आउटस्कर्ट्स के एरिया होते हैं ना, तो वहां ऐसा होता है कि रूरल एरिया अर्बन एरिया दोनों मिक्स हो रहा है। तो ऐसे एरियाज जो ट्रांजिशन, ये वर्ड याद रखना, ट्रांजिशन मैंने कल भी आपको बताया, जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये दो एरियाज के बीच का, तो ये पार्ट ये पर्टिकुलर एरिया में होता है सिटी काउंसिल। और शायद जहां तक इसका मेंशन किया गया पॉपुलेशन है, आई थिंक 11 या 12,000 टू 40,000 का जो पॉपुलेशन रेंज है, तो वहां सिटी काउंसिल या नगर पंचायत बैठती है। ओके, आई मीन होता है वो सेटअप। सो दीज आर दी 3 बॉडीज जो आपको याद रखनी है। उसके बाद सेम 5 years टर्म टू दी म्यूनिसिपैलिटीज विद मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शंस, जैसे वहां 5 years था ना, वैसे ही यहाँ इलेक्शंस कब करना है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, एंड इन केस म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व होती है तो विद इन 6 months इलेक्शन होने चाहिए। वहां के प्रोविजन सेम यहाँ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST विमेन 1/3। ठीक है, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यस। अब बच्चों यहाँ भी आपको दिख रहा है 2 इंस्टीट्यूशंस जो वहां थे, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के चैप्टर में इन्होंने सिर्फ क्लियर वर्ड्स में ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायत के काम करेंगी वो ही स्टेट फाइनेंस कमीशन म्यूनिसिपैलिटीज के भी काम करेंगी। जैसे कि वहां वो क्या काम करती है, रिव्यू द फाइनेंस, तो वो ही स्टेट फाइनेंस कमीशन म्यूनिसिपैलिटीज के भी फाइनेंस को रिव्यू करती है। सिमिलरली जो स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के लिए सेट हुआ है वो ही स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज को गाइड करेंगी, डायरेक्ट करेंगी, कंट्रोल करेंगी, सुपरिंटेंड करेंगी। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए काम सेम है, 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट। अब इंपॉर्टेंट एक नई कमेटी जो फॉर्म हुई 74th अमेंडमेंट से, वो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम क्या होता है, तो जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज बनाती है वो सबको कंसोलिडेट करना, यानी कि वो सबको कलेक्ट करना, साथ में लाना, एंड फिर ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान बनाता है। यानी कि बेसिकली ये सब छोटे छोटे एरियाज के सब लोग अपने अपने प्लान देंगे, फिर वो सबको कंबाइन करके एक कॉमन प्लान बनता है फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये काम किसका है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, टू कंसोलिडेट द प्लान, सब प्लान को गैदर करना एंड प्रिपेयर अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब यहां भले ही मेंशन नहीं हुआ है बट एक चीज आप याद रखोगे, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। सबको पता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज यानी कि जहां की पॉपुलेशन और ज्यादा एकदम ह्यूज होती है तो उसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। अब 74th अमेंडमेंट ने मेट्रोपॉलिटन एरिया को ऐसे डिफाइन किया है कि जो एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन के अबाव है तो वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया आएगा। एंड यस, उन्होंने वहां 10 लाख का भी मेंशन किया है। ओके, जो एरिया की पॉपुलेशन आइदर 10 लाख के ऊपर या फिर 1 मिलियन के ऊपर है तो वैसे एरियाज होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज।
ओके, यस, 74th अमेंडमेंट ने इसको डिफाइन किया है, पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs और 1 million और मोर, ये होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब कोई एरिया अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां कौन सी कमेटी काम करेंगी? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जिसका काम सेम रहेगा जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का है। बट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग क्या कर रही है? डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट प्लान बना रही है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाएगी। कुछ की पॉइंट्स, कुछ बेसिक चीजें याद रखना। 3, सबसे पहला बच्चों, ये जो पंचायत राज एंड म्यूनिसिपैलिटी का जो सब्जेक्ट है, ये शायद बहुत से बच्चों को पता है। यहाँ तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या किसी को पता है प्रणव, नो वीडियो दिख रहा है? वीडियो सबको, पीपीटी वीडियो सब दिख रहा था ना बच्चों? कोई भी एक बच्चा रिप्लाई कर दे ताकि मुझे, ओके ओके ठीक है। यस, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सपोज आपको कुछ नॉलेज है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट होती है? सुना है क्या किसी ने कुछ लिस्ट के बारे में? यस, किसी को भी कुछ बेसिक नॉलेज? 3, वेरी गुड प्रतीक। और नाम क्या होते हैं? क्या नाम होते हैं ये 3 लिस्ट के? वेरी गुड। सलमान ने इसका आंसर दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बताई। एक्सक्यूज मी। ओके, यस यस। सो जितने बच्चे जिनको ये नहीं सुना हो तो उनके लिए आप सिर्फ ये एक बार रिवाइज करना कि 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट एंड तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। बेसिकली ये लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है? और इसका मीनिंग ये होता है कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसके ऊपर लॉज सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। कौन से लिस्ट में? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में जितने भी उन्होंने नाम दिए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हैं, उस पे लॉ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट के जितने भी उन्होंने सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं उस पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ठीक है? तो आप वो लिस्ट को, जैसे एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स से रिलेटेड या करेंसी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट टाइम में जाता है यूनियन लिस्ट में। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है ये सब्जेक्ट्स को डील करने का। अब मेरा क्वेश्चन ये बच्चों कि अभी जो अपन पढ़ रहे हैं पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, तो इससे रिलेटेड लॉज कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? अच्छा, क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है? शुभम ने कुछ हटके आंसर दिया, कॉन्करेंट यानी कि दोनों बना सकती है, ऐसा उनका कहना है। ऋतुजा का भी कहना है दोनों, वैभव भी दोनों। ओके, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट। ओके चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो पंचायत राज एंड म्यूनिसिपैलिटी है, ये दोनों सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में आते हैं, यानी कि only the state legislature is having the power to make laws on these subjects, ठीक है? ये दोनों किसके डोमेन में आते हैं, किसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं? स्टेट लिस्ट, यानी सिर्फ हर एक स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, ओके, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ही, स्टेट लेजिस्लेचर ही इसके ऊपर लॉस बना सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट सब बच्चे बेसिक नॉलेज याद रखेंगे। दूसरा, जब ये कमेटी बैठी थी 74th अमेंडमेंट, तो इसमें बलवंत राय मेहता वाज अ पार्लियामेंटेरियन एंड ही इज क्रेडिटेड फॉर पायनरिंग द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। ये कंसेप्ट को पूरा एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा रोल था बलवंत राय मेहता का, एंड देयरफॉर बलवंत राय मेहता इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। ओके, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये जो अपने यहाँ 73rd 74th अमेंडमेंट लाके क्या किया, डेमोक्रेटिक के प्रिंसिपल को ग्रास रूट लेवल तक अचीव किया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया कि पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा, नीचे तक के गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन थी, इसको किसका बैकग्राउंड था, कौन से पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपने पर्टिकुलर पार्लियामेंट को ये अमेंडमेंट लाने के लिए मजबूर करा, तो दैट इज आर्टिकल नंबर 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों ये आर्टिकल याद रखना। अब जैसे कि अपन ने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दी जाती है, यानी कि सिटीजन्स की क्या राइट्स है, बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज दी जाती है, यानी कि सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज है। वैसे ही एक और एक चैप्टर ऐड होता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये नाम खुद बता रहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर इंडिया ने लॉज बनाना चाहिए, यानी ये ड्यूटी किसकी है, बेसिकली गवर्नमेंट की है कि उन्होंने ये सब चीजों के ऊपर लॉज बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लंबे लिस्ट है उसमें, आई थिंक आर्टिकल नंबर 35 से लेके पूरा 51 पूरे 15 प्रिंसिपल्स वगैरह दिए हैं कि इसके ऊपर लॉज बनाना चाहिए। एग्जाम्पल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आइदर मैन हो या वुमेन हो, दोनों को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसमें ही एक प्रिंसिपल ये था, that is organization of village panchayat. The state shall take steps to organize village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. आर्टिकल नंबर 40 ने बोला कि इंडिया ने एफर्ट्स लेना चाहिए, हर एक स्टेट ने एफर्ट लेना चाहिए कि उनके स्टेट में वो विलेज पंचायत बनाए, एंड ये विलेज पंचायत को इतने पावर्स दे कि वो खुद का अच्छे से सेल्फ गवर्नमेंट कर सके। अब अपने इंडिया में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के कारण आर्टिकल नंबर 40 केम इनटू फोर्स, आर्टिकल नंबर 40 को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, क्योंकि अब अपने यहाँ विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो चुकी है। सो यहाँ बच्चों अपना खत्म होता है आज का पार्ट, दैट इज म्यूनिसिपल एक्ट, और इसके बाद अब मैं स्टार्ट करूंगी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम, तो मैं वरना आगे बढ़ती हूँ। सूरज ने शायद कुछ पूछा है, 73 अमेंडमेंट में SC ST रिजर्वेशन नहीं होता है क्या? होता है सूरज, अपन ने देखा था ना 73rd अमेंडमेंट का भी। अगर सपोज अम्बेड आपने क्या लिखा नहीं समझ रहा, बट अगर सपोज आप पूछ रहे हो कि 73rd अमेंडमेंट में क्या रिजर्वेशन है क्या, तो है। अपन ने देखा उसमें कि SC ST के लिए रिजर्वेशन दोनों अमेंडमेंट ने लाए हैं। ओके, यस सूरज समझ गया आपको? ओके, तो बच्चों आई थिंक ऑल आर ओके टिल हियर, सबके सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है। और डीप अगर किसको भी पढ़ना है तो 100% आप गूगल करो अमेंडमेंट को एंड यू कैन गो थ्रू इट। आपको अगर सपोज ये जितने भी लिस्ट के कुछ देखना है तो आप देख सकते हो। अब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। हरीश, वर्क ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, टर्म खुद बता रहा कि ये एक कमीशन बैठाई जाती है जो जिसका काम होता है कि फाइनेंशियल मैटर्स को वो डील करते हैं। फॉर एग्जांपल पंचायत में जितना भी टैक्स का अमाउंट आ रहा है, या फिर ये जितना भी अमाउंट आ रहा है, ये यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, प्रॉपर ऑडिटिंग हो रहा है क्या, तो ये सब फाइनेंशियल मैटर्स को रिव्यू करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन एक बॉडी बनाई है। गॉट इट हरीश? वर्ड खुद बता रहा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये कमीशन फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगा, बोथ पंचायत के एंड म्युनिसिपैलिटीज के। ओके हरीश? ओके, तो चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। होपफुली आई थिंक सबने इसको गो थ्रू किया है, आपके 8th 9th 10th शायद कहाँ कहाँ ये सिलेबस में हुआ हो, इसलिए मेरे को लगता है आपसे ज्यादा आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये पर्टिकुलर लेक्चर में। एंड बस वो ही टॉपिक को बच्चों अपन को एक बार रिवाइज करना है यहाँ।
ठीक है। और इसके बहुत से पार्ट कहीं ना कहीं जीके से भी कनेक्टेड रहेंगे। सो यहाँ का लेक्चर आपको जीके के मार्क्स को भी कवर करने में काम आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। शॉर्ट में बताओ कोई भी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शायद सबने नाम सुना है। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी क्या होता है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले अपन को समझना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अगर